फ्रेंड्स, माँ शारदे क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की सीरीज में पिछले क्लासों में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो थी उसको हमने कवर किया था। आज उसका सेकंड टॉपिक है संविधान का निर्माण, उसे हम कवर करेंगे। क्या है? संविधान का निर्माण है ना। अर्थात संविधान जो है ना हमारे देश का, जिसे हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च कानून है, जिसके आधार पर इस देश में क्या होता है, शासन संचालित होता है, उसका कैसे निर्माण हुआ है ना। तो सबसे पहले आता है संविधान सभा की मांग। क्या हुआ? संविधान सभा की मांग है ना। तो संविधान सभा की जो मांग थी, भारत में संविधान सभा की मांग का विचार 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा। किसने रखा? संविधान सभा की मांग है ना। मांग किससे? अंग्रेजों से। तो उस भारत में संविधान सभा की मांग का विचार सबसे पहले किसने रखा था? एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय इनका नाम है ना, मानवेंद्र नाथ रॉय। कब रखा था? 1934 में। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने ये मांग की थी कि हमारे देश में संविधान का निर्माण होना चाहिए। ठीक है। तो संविधान सभा की मांग का जो संविधान सभा की मांग का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया? तो एम.एन. रॉय के मन में। ठीक है। फिर एम.एन. रॉय जो कौन थे? वो कौन थे? एम.एन. रॉय वो वामपंथी आंदोलन के नेता थे। कौन थे एम.एन. रॉय? वामपंथी, वामपंथी आंदोलन के नेता है ना। एम.एन. रॉय वामपंथी आंदोलन के क्या थे? नेता थे। ठीक है। फिर जब 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की मांग की, तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि ठीक है कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या था, पहली बार इस संविधान की मांग को क्या किया? स्वीकार कर लिया है ना। संविधान सभा की मांग के लिए आधिकारिक रूप से आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ठीक है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से है ना। फिर क्या हुआ? 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? आधिकारिक रूप से मांग की ना, आधिकारिक मांग। आधिकारिक मांग का मतलब, जैसे मानवेंद्र नाथ रॉय थे, इन्होंने किसी मंच से कहा होगा 1934 में ना कि भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए क्या होना चाहिए? संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। ठीक है। तो फिर उस बात को 1935 में क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उस समय ना, कांग्रेस थी, उन्होंने क्या किया? आधिकारिक रूप से इसकी मांग की। आधिकारिक रूप से मांग की मतलब कि अंग्रेजों के सामने इस मांग को रखा होगा आधिकारिक रूप से। ठीक है। फिर 1938 में 1938 में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण, ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा ना। स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण क्या किया जाएगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर ना। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर ना, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा ये। ठीक है। तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने की 1934 में। ठीक है। ये वामपंथी आंदोलन के क्या थे? नेता थे। ठीक है। फिर 1935 में संविधान सभा की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से उस मांग के ठीक है मांग को रखा। ठीक है। फिर 1938 में कांग्रेस के तहत जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा, और वो निर्माण किसके आधार पर किया जाएगा? वो निर्माण किया जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है। जैसे आज हम लोकसभा के और विधानसभा के, पंचायतों के, इनके जब चुनाव हम देखते हैं ना, तो हम लोग जो मत देते हैं वो किसके कौन सा आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है। तो उसी तरह से क्या किया जाएगा? संविधान सभा के निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में मांग रखी। ठीक है। फिर नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। ठीक है। और कब किया था? 1940 में। सन 19
हाँ ठीक है, नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस संविधान सभा की मांग थी, इसको पहली बार कब स्वीकार कर लिया गया? तो 1940 में। 1940 में इसे स्वीकार कर लिया गया, जिसे किस नाम से जाना गया? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसे जाना गया। जब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, संविधान सभा की मांग को मान लिया, तो उसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। ठीक है, फिर सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य और एक स्वतंत्र निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। तो क्या हुआ? 1942 में एक कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन। अब इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों है? इसका नाम कैबिनेट मिशन इसलिए है क्योंकि जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे ना, क्या नाम है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और इनके साथ एक और सदस्य होता है ना, एक सदस्य बोलते हैं। इनको क्या किया जाता है? सर स्टैफोर्ड जो क्रिप्स होते हैं वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? भारत भेजा जाता है ना। भारत क्यों भेजा जाता है? तो सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए, किसके लिए? स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए, है ना, संविधान निर्माण। ठीक है, स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए इनको भारत भेजा जाता है कि वहाँ पे देखिए कि वहाँ की क्या परिस्थितियाँ है ना। तो 1942 में कैबिनेट मिशन आता है, इसे हम कैबिनेट मिशन प्रथम भी कहते हैं ना। ठीक है, तो सन 1942 में कैबिनेट मिशन आता है और ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। ठीक है, इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। ये जो संविधान का निर्माण होना था वो किसके बाद होना था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ये जो कैबिनेट मिशन है, इसे हम प्रथम कैबिनेट मिशन भी कहते हैं और इसे हम क्रिप्स प्रस्ताव भी कहते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव क्यों कहते हैं? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पे ना। इसको क्या कर दिया? मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार क्यों कर दिया था? तो मुस्लिम लीग ने इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटा जाए। ठीक है, बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी अलग संविधान सभाएं हो। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा फिर एक और कैबिनेट मिशन आता है। तो ये जो 1942 में कैबिनेट मिशन प्रथम था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे क्या किया? ये विफल हुआ। विफल क्यों हुआ? क्योंकि इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। अस्वीकार करने का कारण क्या था? तो इन्होंने जो था वो भारत को 2 भागों में बांटने से मना कर दिया था। क्या कर दिया था? भारत को 2 भागों में बांटने से मना कर दिया था। इसलिए जो ये कैबिनेट मिशन है 1942 का, इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, फिर मतलब विफल हो जाता है ना। फिर आता है 1946 में दूसरा कैबिनेट मिशन। 1946 में दूसरा कैबिनेट मिशन, है ना। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार भारत में एक और कैबिनेट मिशन को भेजा और इस मिशन ने संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया। लेकिन इसने क्या कर दिया? 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसे संविधान सभा के निर्माण की योजना रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक कर दिया। यानी कि जो 1942 में मुस्लिम लीग ने 2 संविधान सभाओं के निर्माण की बात रखी थी, उसे तो इसने मना कर दिया ना। कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया? 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया ना। 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया। ठीक है, लेकिन क्या कर दिया? लेकिन मुस्लिम लीग जो थी उसको काफी संतुष्ट भी कर दिया ना। संतुष्ट भी हो गई। ठीक है, तो भारत संविधान के निर्माण के लिए हम 3 प्रस्ताव को जानते हैं। एक है अगस्त प्रस्ताव। कब आया था? 1942 में। ठीक है, क्यों आया था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो थी नेहरू जी का जो प्रस्ताव था
कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए, उससे मान लिया था, तो उसे हम नाम दिया अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, 1940 का। फिर 1942 में आता है कैबिनेट मिशन प्रथम, जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से भी जानते हैं, और ये विफल हो गया क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। और अस्वीकार करने का कारण क्या था कि इसने 2 संविधान सभा की मांग को मानने से मना कर दिया था, ठीक है। फिर 1946 में एक और कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है, जिसमें भी सर रिस्टफर्ड क्रिप्स होते हैं। तो उसने भी 2 संविधान सभा की मांग को तो ठुकरा दिया, पर क्या क्या मुस्लिम लीग को जो था वो काफी हद तक संतुष्ट कर दिया, ठीक है। ये संविधान सभा की मांग का थी। हमने देखा 1934 में क्या हुआ, मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की, ठीक है। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग रखी कि संविधान सभा का निर्माण जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए, ठीक है। ये हुई संविधान सभा की मांग। अब हम देखेंगे संविधान सभा का गठन। ठीक है, संविधान सभा का गठन ना कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। ये जो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है ना, इसके तहत क्या हुआ, फिर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। कुल सदस्य संख्या क्या थी, कुल सदस्य संख्या है ना, वो थी 389। कितनी थी संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, वो थी 389, ठीक है। इनमें से जो 296 सीट है ना, ये 389 है, इसमें से क्या हुआ 296 सीटें, वो कहाँ से थी, वो थी ब्रिटिश भारत की सीटें। ब्रिटिश भारत यानी कि जिन जिन क्षेत्रों पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, ठीक है, वो ब्रिटिश भारत है ना। तो ये थी 296 किसकी सीटें, ब्रिटिश भारत की, ठीक है। और फिर बची हुई कितनी सीटें, 93 सीटें है ना। ये किनकी थी, ये थी देसी रियासतों की। मतलब कुल संविधान सभा की जो सदस्य होने थे संविधान निर्माण के लिए, वो कितने होने थे, 389, ठीक है। 389 में से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत को दी गई, और 93 सीटें वो देसी रियासतों के लिए आरक्षित थी, ठीक। यानी कि जो 93 प्रतिनिधि वो देसी रियासतों से चुने जाएंगे, ठीक है। इनको आवंटित की जानी थी, ठीक है। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 में से 292, ठीक है। अब ये जो 296 सीटें, इनमें से 292 सीटों का जो चयन था ना, 292 सदस्यों का चयन वो 11 गवर्नर के प्रांतों का करना था, 11 गवर्नर के प्रांतों द्वारा। यानी कि जो 11 गवर्नर के प्रांत थे वो इन 292 सदस्यों का चयन करेंगे ब्रिटिश भारत में कि 296 सीटों में। फिर बची हुई 4 सीटें, ठीक है, बची हुई 4 सीटों का जो चयन था वो मुख्य आयुक्तों के प्रांत, ठीक है, मुख्य आयुक्तों के प्रांत है ना, मुख्य आयुक्तों के प्रांत गवर्नर है ना, मुख्य आयुक्तों के क्या है, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से किया जाना था, ठीक है। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से जैसे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास है ना, इस तरीके, ठीक है। तो 296 में से 292 सदस्यों का चयन किनके द्वारा करना था, 11 गवर्नर के प्रांतों द्वारा, ठीक है। और 4 सदस्यों का चयन होना था वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से, ठीक है। हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई, ठीक है। यानी कि जो सीटें थी वो किनके आधार पर आवंटित की गई, जनसंख्या के आधार पर, है ना। सीटें आवंटित की गई जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई थी, है ना। राज्यों को, इन ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को जो सीटें आवंटित की गई थी वो किनके आधार पर की गई थी, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। मोटे तौर पर कहा जाए तो 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी, ठीक है। यानी कि क्या 10 लाख लोग, 10 लाख लोगों के लिए जैसे क्या होगा, आप 10 लाख लोगों के लिए जैसे एक MP होगा, एक सांसद होगा, है ना। तो 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट, है ना,
10 लाख लोगों के लिए एक सीट का निर्धारण किया गया था और सीटें जो थी वो जनसंख्या के आधार पर की गई थी। ठीक है, जैसे कि इस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख है तो यहाँ पर एक सीट है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या 20 लाख है, 30 लाख है, तो उस तरीके से उनको बांटा गया था। ठीक है, फिर प्रत्येक प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। अब जो ये प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को जो सीटें आवंटित की गई थी वो उन सीटों का निर्धारण है ना उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। और ये 3 जो समुदाय थे, 3 प्रमुख समुदाय कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, 296 जो सीटें थी इनको 3 समुदायों में बांटा गया, जो मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में क्या आ गए? सभी हिंदू समुदाय जो भी हैं वो शामिल किए गए। ठीक है, हिंदू में बौद्ध, जैन जो भी समुदाय थे, तो जो 3 सीटें थी वो मतलब 3 प्रमुख समुदायों को बांटी गई। ठीक है, कौन से? मुस्लिम, सिख और सामान्य में, है ना। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। ठीक है, प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव उनके प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। ठीक है, यानी कि प्रत्येक समुदाय का जो प्रतिनिधि है, पहले तो सीटें किन 3 समुदायों में बांटी गई है ना, 3 समुदाय। ठीक है, सिख, मुस्लिम और सामान्य ठीक है, अब ये जो प्रतिनिधि थे, इन समुदायों के प्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों का चुनाव इन समुदाय के द्वारा ही किया जाना था। ठीक है, तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्य द्वारा किया जाना था। ठीक है, यानी कि प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा? इन समुदायों के द्वारा ही करना था। ठीक है, और किसके प्रांतीय असेंबली में, यानी कि जैसे कि प्रांतीय स्टेट लेजिस्लेटिव, जैसे कि हमारा जो स्टेट वाला जो क्षेत्र होता है ना, उसके आधार पर उनके लिए चुनना था ना, समुदायों द्वारा चुना जाना था। फिर उनसे आगे मतलब जैसे कि हाँ आज के टाइम हम लोकसभा कहते हैं, फिर उसके आगे संविधान सभा में वो लोग जाने वाले थे। ठीक है, तो समुदाय द्वारा चुना गया और किसके आधार पर? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल, ये प्रणाली क्या होती है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। ठीक है, एकानुपातिक क्या है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व, है ना। ये मत प्रणाली थी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। ठीक है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। ये जो कौन सी 93 सीटें थी, इनका जो चयन है, इनके लिए सदस्यों का चयन बाकी देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। यानी कि जो वहाँ के राजा महाराजा थे वही लोग किसी को भी नामित कर सकते थे। ठीक है, तो ये अधिकार उनके पास रखा गया। अतः ये स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें चुनाव प्रणाली दिख रही है, तो क्या थी? संविधान सभा आंशिक रूप से क्या थी? ये आंशिक रूप से चुनी हुई है ना। ठीक है, और ये जो 93 सीटें हैं इसके लिए सदस्यों का चयन राजाओं द्वारा, रियासतों द्वारा करना था। उनकी सिफारिश होती थी, वो किसी को भी भेज सकते थे। ठीक है, तो ये आंशिक रूप से क्या होगी? आंशिक रूप से नामांकित। ठीक है, आंशिक रूप से नामांकित निकाय, है ना। फिर संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए वो जुलाई अगस्त में हुए थे। ठीक है, ये जो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है और इसके लिए चुनाव कब होंगे? जुलाई अगस्त में। ठीक है, अगस्त में 1946 में पहले तो क्या हुआ? चुनाव। ठीक है, और फिर नवंबर में क्या हुआ? संविधान सभा का गठन। ठीक है,
नवंबर में क्या हुआ, संविधान सभा का गठन, है ना। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें, ठीक है। और मुस्लिम लीग को मिली आपकी 73 सीटें। कितनी मिली मुस्लिम लीग को? 73 सीटें, ठीक है। ये जो चुनाव है 200 कितनी सीटों के लिए होते हैं? 389 के लिए ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिली कितनी? 73 सीटें, ठीक है। और छोटे और स्वतंत्र सदस्यों को मिली 15 सीटें। स्वतंत्र सदस्य मतलब जिन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली थी, ठीक है। छोटी छोटी पार्टियों का गठन हो गया था, क्षेत्रीय पार्टियों का गठन हो गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उनको 208, मुस्लिम लीग को 73 और इनको छोटे स्वतंत्र को मिली 15, ठीक है। फिर बाकी की जो ये 93 सीटें थी वो नहीं भर पाई क्योंकि रजवाड़ों ने इनको अलग कर दिया। मतलब पहले रियासतें संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, ठीक है। तो रियासतें शामिल नहीं हुई है, इसीलिए तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों का एकीकरण करने के लिए हम जानते हैं, ठीक है। तो 93 सीटें नहीं भर पाई क्योंकि रियासतें थी वो जो शामिल नहीं हुई, ठीक है। क्या क्या उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ तथा इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से तो वो लोग भाग नहीं ले पाए, लेकिन ये जो हमारी संविधान सभा थी इसमें सभी का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे, ठीक है। मतलब उनके प्रतिनिधि प्रत्येक समुदाय के थे ना। सिख के भी थे, हिंदुओं के भी थे, मुस्लिम के भी थे, सिखों के थे, पारसियों के थे, आंग्ल ईसाइयों के थे, है ना। तो जो संविधान सभा थी उसने प्रतिनिधित्व सबका किया, ठीक है। और इसमें महिलाएं भी शामिल थे, अनुसूचित जाति भी के लोग भी थे और अनुसूचित जनजाति के लोग भी शामिल थे, ठीक है। बस संविधान सभा में शामिल कोई नहीं था उस समय। तो उस समय महात्मा गांधी जो थे उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखा, ठीक है। तो महात्मा गांधी कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, ठीक है। अगर महात्मा गांधी की बात को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी हस्तियां, सभी बड़ी हस्तियां मौजूद थी, ठीक है। अब हम देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली, है ना। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक, है ना। मतलब अब जितने सदस्य आने थे वो आ गए और जिनको शामिल होना था वो हो गया, चुनाव नाम सब हो गए। अब पहली बैठक जो हो रही है संविधान सभा के लिए वो लोग बैठे 9 दिसंबर 1946। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, है ना। 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान के लिए क्या हुई? पहली बैठक हुई, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान के निर्माण के लिए पहली बैठक हुई, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी कम सीटें मिलेगी, ठीक है। और फिर मुस्लिम लीग ने क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया और अलग पाकिस्तान की मांग पर जोर पकड़ने लगी, ठीक है। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्य रह गए। कितने रह गए? कुल सदस्य कितने रह गए उस समय? 211, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अपने आप को इस बैठक से, संविधान सभा की बैठक से, संविधान के निर्माण से खुद को अलग कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान की मांग पर ज्यादा बल देने लग गए थे, ठीक है। 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह, किसकी तरह? फ्रांस में जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो किसके आधार पर चुने जाते हैं? वो सीनियोरिटी के आधार पर। किसके आधार पर? वरिष्ठ सदस्य के आधार पर, है ना। तो हमने भी उस समय क्या किया? अभी तो ये प्रक्रिया नहीं बनी थी ना कि मतलब किस तरह से अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और ये सब, ये तो हुआ नहीं। तो फिर 9 दिसंबर को क्या हुआ? जो फ्रांस में जो सबसे सीनियर सदस्य होते हैं उनको ही अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर हमारे देश में भी संविधान सभा में वरिष्ठ सदस्य के आधार पर किनको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फ्रांस के आधार पर, है ना, अस्थायी अध्यक्ष। क्या किया गया? उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। फ्रांस की तर्ज पर वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, है ना। और
फिर बाद में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुए, निर्वाचित हुए, स्थायी अध्यक्ष बने ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कार्यवाही आगे बढ़ानी थी, इसलिए क्या हुआ, फ्रांस के तर्ज पर सबसे पहले तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए, फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। और डॉक्टर क्या है, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी, है ना, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ये क्या हुए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ठीक है। ये संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी ये क्या हुए, उपाध्यक्ष। इस तरह से क्या हुआ, संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष हुए, दो उपाध्यक्ष को नियुक्त किया गया, ठीक है। तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी कौन और वी.टी. कृष्णमाचारी क्या थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। यानी कि संविधान सभा के क्या हुए, दो उपाध्यक्ष चुने गए, ठीक है। फिर हम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको पसंद आ रही है क्लास तो लाइक कीजिए,